हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12वीं के अर्थात क्लास 12th के जिन बच्चों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है दोस्तों, उनका एक बुक होगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत दोस्तों। इस बुक में जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, वह है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसी अध्याय को हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से और बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे दोस्तों। और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको एकदम बेसिक से यानी कि बहुत ही आसानी से समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो अध्याय हमारा चैप्टर 1 है ना, ठीक है दोस्तों, जो अध्याय ये वाला हमारा क्या है, चैप्टर 1 है। इससे देखिए, इससे 3 नंबर का प्रश्न आता है हमारा बोर्ड के एग्जाम में। यानी जो इंटर का एग्ज़ाम होता है, 12th का एग्ज़ाम होता है, उसमें टोटल 3 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों। एक आपका ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर का, और 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव में प्रश्न आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहा है उसको समझिए, चैप्टर का नाम को समझिए। आप बोल रहा है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो प्रकृति का मतलब होता है दोस्तों स्वभाव, किसी का स्वभाव को हम लोग प्रकृति कहते हैं। ठीक है, प्रकृति। और विषय क्षेत्र का मतलब वह किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है। जैसे देखिए, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को मैं बहुत ही आसानी से समझाऊं तो बोलूँगा, मानव भूगोल का प्रकृति कैसा है यानी स्वभाव कैसा है, ठीक है, और उसका विषय क्षेत्र कैसा है यानी किस किस क्षेत्रों का वह अध्ययन करता है, कौन, मानव भूगोल। इस चैप्टर का यही मतलब है कि मानव भूगोल का स्वभाव कैसा है और मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है। इस चैप्टर का यही कहने का मतलब है दोस्तों। और यही चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल में हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बहुत ही बेसिक से समझाता हूं एकदम आसानी से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आपको वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका पहला टॉपिक जो है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह 11वीं कक्षा में भी पूछा गया था और 12वीं कक्षा में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वह है भूगोल का पिता यह जनक इरेटोस्थेनिस एक ग्रीक विद्वान को कहते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान से रखना है याद, कि जो भूगोल का पिता या जनक हम किसे कहते हैं, इरेटोस्थेनिस एक ग्रीक विद्वान है उसे कहते हैं। यह जो प्रश्न था वह 11वीं कक्षा में भी पूछा जाता था, अब 12वीं कक्षा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, यह बार बार कक्षा 12वीं के जो इंटर का एग्जाम होता है उसमें देखने को मिला है बच्चों को। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकेंड नंबर आपको समझाते हैं। ठीक है, बोल रहा है सेकेंड नंबर कि भूगोल के 2 मुख्य घटक हैं। ठीक है, तो घटक का मतलब पहले समझिए। घटक का मतलब होता है भाग बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हिस्सा। ठीक है, घटक का मतलब भाग या बोल सकते हैं हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल के 2 घटक है यानी 2 हिस्सा है या फिर 2 भाग है, ऐसे कह सकते हैं। पहला क्या है हमारा भौतिक भूगोल, जिसे इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा जो हिस्सा है यानी दूसरा घटक है वो मानव भूगोल, जिसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। यहाँ पर अगर आपको आसानी से मैं समझाऊं तो बोलूँगा कि जो जो भूगोल है ना उसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखिए, एक भौतिक भूगोल में बांटा गया है और एक मानव भूगोल में बांटा गया है। ठीक है, यदि आपको अच्छे से याद होगा तो आप जान सकते हैं कि जो भौतिक भूगोल है ना उसको हम 11th में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि भौतिक भूगोल हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, 11वीं कक्षा में। उस बुक का नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम भौतिक भूगोल के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, जो कि एक भूगोल का शाखा है या एक हिस्सा था। ठीक है, यह एक घटक भी बोल सकते हैं। अब हम इस क्लास में 12वीं क्लास में मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो देखिए दूसरा जो घटक है यानी दूसरा जो भाग है, इसमें हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे इस 12वीं कक्षा में। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भौतिक भूगोल को भी थोड़ा सा आपको जानना होगा, क्योंकि 12th
क्लास में इससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं बता दूंगा और मानव भूगोल को भी पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझना है ना कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तीसरा नंबर, भौतिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। यह बात एकदम याद रखना है, यह भी 12वीं कक्षा में बार बार इंटर के एग्जाम में पूछा गया है कि भौतिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अब आप समझिए कि आखिर मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, ठीक है। तो मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि इन दोनों को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और यहाँ तक भी प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए पढ़ने में। अब देखिए थोड़ा सा ना हम समझते हैं कि आखिर भौतिक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर भौतिक जो भूगोल है हमारा, उसमें क्या चीज़ का हम अध्ययन किए थे 11वीं कक्षा में, ठीक है। थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड प्रश्न आता है, तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए और नोट्स बनाइएगा, तो इस चीज़ को भी आप लिखिएगा। देखिए भौतिक भूगोल में हम प्रकृति के भौतिक विशेषताओं जैसे भू आकृति, जलवायु, वनस्पति और जलमंडल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि जो भौतिक भूगोल है ना, उसमें क्या करते हैं, पृथ्वी का जो है, हम पृथ्वी का भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। यानी फिजिकल जो रूप होता है, भौतिक रूप होता है और भौतिक विशेषता होता है, उसी का अध्ययन करते हैं। जैसे भू आकृति, ठीक है, भू आकृति विज्ञान बोल सकते हैं, भू आकृति भूगोल, उसमें हम लोग पढ़े थे कि भूगोल से मतलब भू आकृति का निर्माण कैसे होता है, भौतिक भूगोल में पढ़ रहे थे। जो क्या है, इसका शाखा था, भौतिक भूगोल का एक शाखा है, कौन, भू आकृतियाँ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, फिर से सुनिए कि भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ कैसे बनता है, ये सब। अब फिर क्या पढ़े थे, जलवायु, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, हम लोग पढ़े थे कि मौसम में परिवर्तन कैसे आता है, किस जगह पे मौसम कैसे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है या ठंड रहता है, यह भी हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़े थे। वनस्पति भी पढ़े थे हम लोग भौतिक भूगोल में कि कहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, किन कारणों से वैसे वन पाए जाते हैं, ये सब। जलमंडल के बारे में भी हम लोग अध्ययन किए थे भौतिक भूगोल में दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ और कोई मुश्किल नहीं लगा होगा समझने में, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग को जो दूसरा हिस्सा था, अब उसको एकदम बहुत ही आसानी और बहुत ही बेसिक लेवल से समझेंगे, मानव भूगोल को, जिसको हम लोग को 12वीं कक्षा में एकदम समझना है बेसिक लेवल से दोस्तों, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ प्रश्न नहीं आने वाला है, जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा, एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ दोस्तों, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी से आपको नोट्स बनाना है, जो कि मैं यहाँ पर नोट्स के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोग को समझना है कि मानव भूगोल क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हो सके कि मानव भूगोल क्या है लिखने आता है, ठीक है, और हमेशा ही से दिया है, तो या तो लिख सकता है कि मानव भूगोल क्या है, या फिर बोल देगा मानव भूगोल किसे कहते हैं, या फिर एग्ज़ाम में आएगा मानव भूगोल की व्याख्या करे। तो कुछ भी बोले, मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूंगा कि उस परिभाषा में आपको कैसे जवाब देना है, ठीक है, यानी कैसे लिखना है मानव भूगोल क्या है। उससे पहले आपको कुछ समझना होगा, ठीक है। देखिए मानव भूगोल है ना, वह क्या है, इससे पहले आपको समझना होगा। क्या हुआ ना कि जो मानव भूगोल है, उसको अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग परिभाषित किया है, ठीक है। यानी जो अलग अलग भूगोलवेता है, भूगोल के बारे में जो जानकारी रखते हैं, जो भूगोल के वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें हम भूगोलवेता कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग भूगोलवेताओं ने क्या किया है कि मानव भूगोल को अलग अलग अपने अनुसार परिभाषित किया है, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि मानव भूगोल की परिभाषाओं को अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है दोस्तों, ठीक है। आपके बुक में 3 भूगोलवेता दिए हुए हैं और उनके अनुसार यहाँ पे क्या किया गया है कि मानव भूगोल का परिभाषा दिया गया है। देखिए पहला जो आपका भूगोलवेता है वो रेटजेल है, ठीक है। रेटजेल एक भूगोलवेता है जो कहते हैं, और उनके अनुसार मानव भूगोल क्या है, यहाँ पे देखिए
वो कैसे परिभाषित करते हैं मानव भूगोल को? कहते हैं मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रेडजेल का मानना है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा हमारा भूगोलवेता है वो है एलन सी सैंपल। ठीक है, ये कहते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इनके द्वारा यह मानना है, परिभाषा देते हैं मानव भूगोल के लिए। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा हमारा भूगोलवेता है इसको भी समझिए। तीसरा क्या है? पोल विडल डी ला व्लेस। कहते हैं हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ठीक है, इनके अनुसार यह है भौतिक यानी कि मानव भूगोल। ठीक है, ये तीनों जो भूगोलवेता है वो अपने अनुसार क्या करते हैं कि मानव भूगोल को अलग अलग परिभाषित करते हैं। ये तीनों भूगोलवेता, इससे आपका सवाल हमेशा लगभग पूछा ही जाता है 12th के एग्जाम में। सुनिए इससे किस टाइप से प्रश्न आएगा। देखिए आपको यह परिभाषा दे दिया रहेगा। देखिए 3 परिभाषा यहाँ पे, इस परिभाषा को दे दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इस परिभाषा को किस भूगोलवेता ने दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा रेडजेल ने। इस तीनों परिभाषाओं को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? याद करना पड़ेगा, और नाम को भी क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इससे 1 नंबर का आपका सवाल बनेगा ही बनेगा। लगभग इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। 2 साल से इससे सवाल नहीं बना है, तो हो सके इस बार का जो 12th का एग्ज़ाम होगा इसमें सवाल दे सकता है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मानव भूगोल को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए आपको तो यहाँ पर मैं समझा दिया कि मानव भूगोल क्या है, ये तो बताया नहीं, लेकिन आपको तो बताया कि एग्जाम में आता है तो क्या करना है, लिखना कैसे, ये तो मैं नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे लिखना है। देखिए तो मानव भूगोल जो है ना, मानव समाजों और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है दोस्तों। तो मानव भूगोल क्या करता है कि मानव समाजों और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर उदाहरण से देखें कि मानव भूगोल काची का अध्ययन करता है, तो सबसे पहले जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, शहरी भूगोल आदि तत्वों का अध्ययन करता है। यह सब क्या है कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, यही सब चीज़ों का अध्ययन करता है मानव भूगोल। ये तो सिंपल से आप समझ सकते हैं कि जो मानव भूगोल है ना, मानव समाजों और पृथ्वी का जो सतह होता है, धरातल, उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है और उस संबंध से क्या चीज़ का निर्माण होता है, उसी का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जनसंख्या भूगोल में क्या पढ़ेंगे कि जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे, कहाँ पे किस तरह का जनसंख्या है, यही सब हम पढ़ेंगे। तो जनसंख्या भूगोल में अगर जनसंख्या को पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या भौतिक पर्यावरण से क्या है, रिलेटेड है। भौतिक पर्यावरण का कहने का मतलब है अर्थ से हमारा रिलेटेड है, अर्थ पे ही हम रहते हैं, उसी पे जनसंख्या हो। ठीक है, दोनों क्या है, कनेक्शन है। तो इसी को जब दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसके बाद कुछ बनता है, और उसके बारे में हम लोग मानव भूगोल में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें थोड़ा सा मानव भूगोल में डाउट हुआ होगा ना, तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे एकदम बार बार ये वाला प्रश्न को पूछा जाता है कि मानव के प्रकृतिकरण क्या है, क्या होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि मानव के प्रकृतिकरण क्या होता है, या फिर मानव के प्रकृतिकरण का व्याख्या करें, या फिर पूछ देगा मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमेशा 2 नंबर में ही बार बार देखा गया, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, जो मानव के प्रकृतिकरण क्या होता है, यह किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सुनिए। मानव के प्रकृतिकरण से मतलब है मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेने 2 बार लिखा गया है, तो इसको काट दीजिएगा। ठीक है, आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया, क्योंकि वह उस समय प्रकृति शक्तियों से डरता था और उनकी पूजा करता था। एक बार फिर से इसको समझिए क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए कि
मानव के प्रकृति का मतलब है, यानी मानव के प्रकृतिकरण का मतलब है मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। ठीक है, ठीक है, ढाल लेने से है। आदिम काल का मतलब है बहुत शुरुआती काल, जब मानव धीरे धीरे विकसित होने लगा था। आदिम काल उसे कहते हैं जब मानव के पास टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, तो आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया, क्योंकि वह उस समय प्रकृति शक्तियों से डरता था और उनकी पूजा करता था। इसका मतलब है ना कि देखिए, जैसे जैसे क्या हुआ कि मानव, फिर से एक बार इसको देखिए कि मानव का प्रकृतिकरण का अर्थ क्या हुआ। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है ना कि मानव जो होता है ना, वह स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, स्वयं को प्रकृति के अनुसार क्या करता है दोस्तों, ढाल लेता है। इसी को हम लोग मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे के आपको समझाएंगे, पहले इसको समझिए। आदिम काल, आदिम काल का मतलब है जब मानव का शुरुआती दौर था, यानी जब उसका प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न निम्न यानी कम था, यानी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसको हम आदिम समाज कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आदिम काल प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया, क्योंकि वह उस समय प्रकृति की शक्तियों से डरता था और उसकी पूजा करता था। जैसे यहाँ पर मैंने बोला है क्या, इसको देखिए। जैसे उदाहरण में मनुष्य ने मौसम और जलवायु के अनुसार अपने कपड़े, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ समझाने का कोशिश किया हूँ कि मानव ना खुद को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। जब मानव का शुरुआती दौर था तो उसके पास ना टेक्नोलॉजी का जो साधन था वो बहुत कम था, तो जिसके अनुसार क्या किया, वो खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। ठीक है, और क्या हुआ था ना कि पहले जो मानव था वो प्रकृति से डरता था। जब बादल गरजता था तो वह सोचता था कि भगवान या ईश्वर गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, और बिजली गिरता था तो सोचते थे भगवान बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं। ठीक है, यह अकाल पड़ जाता था तो ये सब ईश्वर से कनेक्शन वह जोड़ते थे। लेकिन क्या हुआ था प्रकृतिकरण में कि मानव प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। जैसे मैं उदाहरण में आपको समझा रहा हूँ कि मनुष्य ने मौसम और जलवायु के अनुसार कपड़े पहनना शुरू कर दिया। यानी देखा, मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया, देखा मौसम को, गर्मी में पतले पतले कपड़े पहनने लगा और ठंडे में क्या किया कि मोटे मोटे कपड़े पहनने लगा। बरसात में ऐसे कपड़े पहनने लगा जिससे कम वह भींगे। ठीक है दोस्तों, और जलवायु के अनुसार भी कपड़े पहनने लगा। वहाँ का मौसम ठंडा गर्म, इस हिसाब से क्या किया, वह अपने कपड़े पहनने लगा। तो वह प्रकृति के अनुसार ढल गया, यानी जैसा प्रकृति था वह भी वैसा ही बन गया। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, आवास और भोजन की आदतों को बदल लिया। आवास और भोजन की आदतों को भी वह बदल लेता है प्रकृतिकरण में मानव, क्योंकि उसको अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आवासों और भोजनों का भी आदत बदल लिया। देखिए पहले क्या होता था कि झोपड़ी में रहते थे, जिसमें क्या होता था कि पानी पड़ता था तो ज़्यादा दिन तक अगर पानी पड़ जाता था तो झोपड़ी जो होता था वो नष्ट हो जाता था और अंदर पानी घुस जाता था। अब मानव क्या किया है कि ईंटों का घर बनाया है। अब मानव ने ईंटों का घर बनाया और प्रकृति के अनुसार खुद को ढाला है और भोजन की आदतों को भी बदला। क्या होता था, अब हमेशा हम लोग, आप देखे होंगे कि हमेशा हम सारी सब्जियों को नहीं खा पाते हैं। ठीक है, ठंडे के समय में कुछ अलग सब्जियां मिलती हैं जो कि वह सब्जियां गर्मी के दिन में फिर नहीं मिलती है, तो हम वह सब्जियां को ठंडे ही के दिन में खाते हैं, गर्मी के दिन में मिलने वाले सब्जी को गर्मी के दिन में खाते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार क्या कर रहा है, ढाल दे रहा है। तो इसी को हम लोग मानव के प्रकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। यदि एग्जाम में यह प्रश्न आता है तो सेम आप इस टाइप का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीकों में मैं इसमें लिखा हूँ खुद से और समझाया हूँ। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा टॉपिक भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला तो देखा गया कि क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है 12वीं के एग्ज़ाम में, लेकिन हो सके पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसको एकदम सेम जो अभी ऊपर पढ़े उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है
कि मानव द्वारा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। तो आप टेक्नोलॉजी समझिए तो अच्छे से समझिएगा। तो मानव द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीयकरण होता है। यानी सिंपल से अगर इसको सुने तो कह रहा है ना कि मानव क्या करता है? प्रकृति को ढाल लेता है अपने अनुसार, यानी प्रकृति यानी नेचर को ही वह चेंज कर देता है। इसी को हम मानवीयकरण कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट जो मानव है इसमें क्या करता है कि प्रकृति को ही बदल देता है अपने अनुसार। जैसे उदाहरण में देखें कि विशाल नगरीय विस्तार, ठीक है। प्रकृति में जो वन रहता है क्या करता है कि जो वन रहेगा, जंगल रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, उसको काट देता है, ठीक है। प्रकृति का अपने अनुसार दोहन करता है या अपने अनुसार ढालने का कोशिश करता है, ठीक है। वो क्या करता है? प्रकृति में जो भी जंगल वन होते हैं उसको काट देता है और विशाल नगरीय विस्तार करता है, यानी पूरा गांव क्षेत्र शहर का क्या करता है? विस्तार करता है। देखिए और भी यहाँ पे बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है यहाँ प्रौद्योगिकी की सहायता से वर्षा करवाना। और देखिए प्रकृति का मानवीयकरण में एक बात और है कि क्या होता है ना कि मानव वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा नहीं होती है तो जो प्रौद्योगिकी होता है अर्थात टेक्नोलॉजी होता है उसकी सहायता से वर्षा करवा रहा है। आप यदि ज़्यादा करंट अफेयर्स ये पेपर ऊपर या न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो अरब है हमारा, अरब जो हमारा क्या है? अरब है, यहाँ पे ना वर्षा एकदम नहीं होता है, गर्म मौसम रहता है, ठीक है। तो वहाँ का वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया? प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और एरोप्लेन से जाकर बादलों में ऐसे ऐसे केमिकल डाला जिससे क्या हो गया? वर्षा हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या प्रकृति अपने आप वर्षा करवाई? नहीं, प्रकृति को मानव अपने अनुसार ढाल दिया है। वहाँ खुद मानव क्या किया है कि ऊपर गया, बादल में केमिकल डाला और वहाँ पे क्या हो गया? वर्षा हो गया। कहाँ पे? अरब में। तो ये प्रकृति को क्या कर रहा है? मानव खुद के अनुसार उपयोग करके ढाल दे रहा है, अपने अनुसार ही उसको नियंत्रित कर रहा है। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है? प्रकृति का मानवीयकरण। तो आई होप इसको भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत समझने में मज़ा आ रहा होगा और दिक्कत नहीं हो रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए आप इसमें भी इसी को लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी एकदम बहुत अच्छा आसानी से लिखा हूँ और मैं अपने टीचर से इसको दिखाया हूँ। जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं उनसे मैं दिखा चुका हूँ। ये सारे नोट्स सही है, मैं खुद से इसको आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोग का जो 8वां नंबर है वो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी 3-4 टॉपिक है, बस उसी को हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? समझना है। देखिए अभी हम लोग को 8 नंबर समझना है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसको हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नियतिवाद भी कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद को हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं, इसमें गड़बड़ाना नहीं है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? तो एक धारा है, एक विचार है, ठीक है। वाद का मतलब होता है विचार, ठीक है। वाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? विचार। यह बात आपको याद रखना है। विचार बोलिए, ये विचारधारा। तो जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है वह एक विचार है, सोच है, ठीक है। देखिए ये सोच कैसा है, इसमें क्या बोलता है सुनिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद एक विचारधारा है जो यह मानती है कि इंसान अपने भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इसके अनुसार जो कुछ भी इंसान के शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं वे सभी पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी इंसान का व्यवहार, सोच और जीवन शैली पूरी तरह उसके पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्यावरणीय निश्चयवाद का मानना है, यानी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है ना वह जो धारणा है वह यह कहता है ना कि मनुष्य ना भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। यानी मनुष्य प्रकृति में कुछ बदलाव नहीं किया है, जबकि प्रकृति ही मनुष्य को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इस पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो धारणा है, विचार है, इसमें बोला जा रहा है कि मानव ने आज तक कुछ भी भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता है और नहीं किया है, बल्कि प्रकृति ने ही क्या किया है कि मानव को अपने अनुसार चला रहा है, ठीक है। अपने अनुसार क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। जैसे यानी इंसान का व्यवहार भी कौन कर रहा है? कंट्रोल, प्रकृति। सोच भी, जीवन शैली भी, जीवन शैली का मतलब जीने का तरीका, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रकृति कंट्रोल कर रहा है। यह पर्यावरणीय निश्चयवाद है का विचारधारा। देखिए यह विचारधारा किसने दिया था? देखिए पर्यावरणीय
वर्णीय निश्चयवाद के प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल थे। ठीक है, ये देखिए ल गलत से लिखा गया है, इसको मत लिखिए, रेटजेल है। ठीक है, तो जो पार्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? जर्मन के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल है। ठीक है, तो ये वाला बताते हैं, यही दिए हैं कि इसमें फिर से मैं एक बार सुनिए कि इसमें क्या कहा है कि सिंपल से कहा है ना कि भौतिक पर्यावरण में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है मानव। ठीक है, मानव कुछ भी भौतिक परिवर्तन में बदलाव नहीं कर सकता है, ना ही किया है, बल्कि भौतिक पर्यावरण ही यानी प्रकृति ही मानव को कंट्रोल कर रहा है। मानव जो भी स्वयं करता है वो खुद नहीं करता है, सोचता भी वह स्वयं नहीं है, बल्कि भौतिक पर्यावरण उसको सोचवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसका जीवन जीने का शैली को दे रहा है। ठीक है, जिया रहा है, ये कहना चाहता है। अब आगे देखिए, बोल रहा है, देखिए इसमें निश्चयवाद के मुताबिक इंसान के हर काम को पर्यावरण नियंत्रित करता है। यानी इस डेफिनेशन में जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इसमें क्या हम पढ़े कि निश्चयवाद के मुताबिक इंसान को के हर काम को कौन नियंत्रित कर रहा है? पर्यावरण, क्योंकि इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है, सब कुछ क्या कर रहा है? पर्यावरण ही इंसान को कंट्रोल कर रहा है। यानी मानव पर्यावरण या प्रकृति का दास है। बोल रहा है कि जो मानव है ना, यानी जो मानव है पर्यावरण या प्रकृति का क्या है? दास है, यानी गुलाम है, ऐसा कहा जा रहा है इस डेफिनेशन में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें इसी का है, बोल रहा है निश्चयवाद विचारधारा मानव के प्रकृतिकरण से उत्पन्न हुआ है। जो निश्चयवाद विचारधारा है, जो हम लोग ऊपर डेफिनेशन पढ़े थे, मानव के प्रकृतिकरण उसी से निकला है। ठीक है, कि मानव ही प्रकृति के अनुसार ढल गया, प्रकृति स्वयं मानव को अपने अनुसार ढालता है। ठीक है, वो कहना चाह रहा है इसमें, आप इसको भी नोट कीजिएगा, एग्जाम में आएगा। देखिए, अब आपको समझना है संभववाद विचारधारा, कि संभववाद विचारधारा क्या है। यह विचारधारा एकदम ठीक उसका एकदम उल्टा है। ठीक है, जो हम लोग पीछे अभी विचारधारा पढ़े थे, कौन विचारधारा हम पढ़े? देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसी का सेम एकदम उल्टा है जो अभी मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे संभववाद विचारधारा, यह एकदम सेम उल्टा है। देखिए, संभववाद विचारधारा क्या कहता है? इसके अंतर्गत मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संभव बनाता है। यानी मानव प्रकृति को अपने अनुसार नियंत्रित करता है। यह विचारधारा निश्चयवाद को पूर्णतः अस्वीकार करती है। ठीक है, यह जो विचारधारा है वो निश्चयवाद को पूर्णतः अस्वीकार करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना यहाँ पे कि इसके अंतर्गत जो मानव है ना, वह टेक्नोलॉजी का क्या करता है? सहायता से पर्यावरण में जितना भी संसाधन उपलब्ध है उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संभव बनाता है। ठीक है, क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से पर्यावरण में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनको अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है कि उपयोगी बनाता है, कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी फिर से इसको समझिए एक बार फिर से, कि इसके अंतर्गत मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संभव बनाता है। यानी मानव प्रकृति को अपने अनुसार नियंत्रित करता है। यह विचारधारा निश्चयवाद को पूर्णतः अस्वीकार करता है, यानी एकदम उल्टा है, यह निश्चयवाद को एकदम अस्वीकार करता है। ठीक है, यह एकदम उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि संभववाद बोल रहा है कि यह संभव है। क्या चीज़ संभव है? कि प्रकृति को मानव बदल सकता है। यानी मानव क्या कर रहा है? अपना टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रकृति में जितना भी मौजूद संसाधन है उसको क्या कर रहा है? अपने अनुसार बदल दे रहा है, ढाल दे रहा है। यह विचारधारा का यही अर्थ है। ठीक है, देखिए इस विचारधारा को किसने दिया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। इतिहासकार लूसियन नाम था। ठीक है, इतिहासकार का क्या नाम था? लूसियन फेब्रे। इस इतिहासकार का क्या नाम था? लूसियन फेब्रे। यानी लूसियन फेब्रे ने ही दिया था संभववाद विचारधारा। ठीक है, संभववाद विचारधारा किसने दिया था? लूसियन फेब्रे ने दिया था। ठीक है, देखिए आगे इसी के बारे में पढ़िए। संभववाद की विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, जो संभववाद की विचारधारा है उसमें मानवीय घटक, यानी मानवीय जो घटक है, मानव का घटक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, संभववादी विचारधारा प्रकृति के मानवीकरण से उत्पन्न हुआ है। तो जो संभववादी विचारधारा है वह किससे निकला है? प्रकृति के मानवीकरण से। यानी
प्रकृति को मानव ही ढाल देता है अपने अनुसार, ठीक है, उससे यह निकला है। ठीक है, आगे देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है? नव निश्चयवाद। इसको हम लोग रुको और जाओ निश्चयवाद से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा विचारधारा है वो है नव निश्चयवाद, यानी नया नया निश्चयवाद। ठीक है, बोल सकते हैं नया निश्चयवाद, या तो फिर इसको दूसरा नाम से जानते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी रुको और जाओ विचारधारा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें समझिए। नव निश्चयवाद भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक मध्य मार्ग है। ठीक है, जो नव निश्चयवाद है वो भूगोल में निश्चयवाद और संभाव के बीच एक मध्य मार्ग है। इसके अनुसार मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही मानव प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता है, बल्कि मानव प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ठीक है, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद में जो विचारधारा है वह यह कहता है कि मानव जो है ना, जो मानव है वो ना ही तो प्रकृति को अपने अनुसार पूरा ढाला है और ना ही तो प्रकृति मानव को अपने अनुसार ढालती है। यानी कहने का मतलब है सीधा इसमें कि ना ही तो पूरा तरीका से क्या किया गया है कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है और ना ही प्रकृति मानव को अपने अनुसार ढाल देता है। ठीक है, यही कहने का मतलब, पूरी तरह से नहीं कहने का मतलब। इसको डेफिनेशन पढ़िए, आपको आसानी से ही समझ में आ जाएगा, इसको समझाने का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही आसानी से लिख करके आपको समझाया हूँ। देखिए जैसे अगर उदाहरण में देखें ना कि प्रदूषण नियंत्रण, नव निश्चयवाद यह भी कहता है कि यदि मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण को नुकसान पहुँच रही हो तो उसे रोक जाना चाहिए, यानी रुक जाना चाहिए। ठीक है, यह रोका जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा हो तो मनुष्य को उस प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सिंपल सा ये कहता है कि मानव ऐसा भी ना करे कि पूरा प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर ले, ना ही वह कर सकता है, या फिर प्रकृति भी ऐसा नहीं कर सकती है कि मानव को अपने कंट्रोल में कर ले। ठीक है, यानी सिंपल सा बात है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रही है, मगर एक लिमिटेड लिमिट तक ही कर रही है। ठीक है, मानव को यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें कि मानव इतना भी नहीं ज़्यादा क्या करे कि प्रदूषण का फैलाए जिससे क्या हो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। उसको रुकना चाहिए, समझना चाहिए, फिर काम करना चाहिए प्रदूषण के क्षेत्र में। ठीक है, वही इसमें क्या किया है कि कह रहा है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़िए फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब नव निश्चयवाद जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको बार बार पूछा गया 12th के एग्जाम में, इसको नोट कीजिए जल्दी कॉपी पेन उठा के। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। अब आगे देखिए क्या समझना है हम लोगों को कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, यह भी 12th का एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम। तो देखिए पहला व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल। अब बुक में अगर पीछे जाके देखेंगे यही चैप्टर में पीछे जो मतलब 1 लेसन जो है अध्याय उसके पीछे में, तो आपको ये सब उपक्षेत्र आपको देखने को टेबल में बनाया हुआ मिलेगा। तो वही सब है यहाँ पे, और इसको लिखने भी आता है एग्जाम में, तो ध्यान से इसको याद कीजिए। देखिए अब जो 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझिए। 12 नंबर क्या है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक फ्रेडरिक रेटजल ने लिखी थी। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक थी वो फ्रेडरिक रेटजल ने लिखी थी, इसको भी याद कीजिए, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, कि ये देखिए ये बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है, इसको कौन लिखा था तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये पुस्तक लिखाया हुआ है, ये पुस्तक इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा दोस्तों, पुस्तक। नीचे 13 नंबर बोल रहा है जोग्राफिया जेनरलिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको पूरा इस
चैप्टर को समझने में आसानी होगी। अगर किसी में डाउट हुआ हो तो हमें कमेंट में बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा एक और वीडियो की सहायता से उस टॉपिक को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आपको यदि किसी और सब्जेक्ट या अगले अध्याय का वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।